नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात देश की राजधानी दिल्ली में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। एसएसपी सुधीर यादव का फोन आने पर इंस्पेक्टर ओम प्रकाश थोड़ा परेशान हो उठे। यादव जी ने उन्हें तुरंत जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचने को कहा था। ओम प्रकाश दिलेर और योग्य पुलिस अफसर है। वो इंस्पेक्टर सतवीर सिंह राठी के उस टीम में शामिल थे जिसने 26 नवंबर को जनकपुर में कुख्यात माफिया सरगना सतवीर गुज्जर को मौत के घाट उतारा था। इसी दिलेरी के लिए उन्हें बारी आने से पहले ही तरक्की देकर क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर बनाया गया था। पश्चिम बिहार थाने के इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह छुट्टी पर गए हुए थे। थाने का चार्ज ओम प्रकाश के पास था। इलाके में एक कत्ल हो गया था। इसी सिलसिले में सुधीर यादव ने उन्हें बुलाया था। ओम प्रकाश राजौरी गार्डन स्थित सुधीर यादव के ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने देखते ही पूछा, फाइल लाएं? यस सर। ठीक है, अब तक की रिपोर्ट दीजिए, सुधीर यादव ने कहा। ओम प्रकाश बताने लगे, सर मृतक के बारे में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार उसका नाम जगदीश था। उम्र 24 साल, पीरागढ़ी शरणार्थी कैंप के मकान नंबर बी 263 में था और मंगोलपुरी के किसी गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था। उसके परिवार में मां कांता, 2 छोटे भाई मंगा और गोपी है। उसके पिता शिवचरण किसी दूसरी औरत के साथ जगाधरी में रहता है। ओम प्रकाश ने आगे बताया, आतंकवादियों के डर से जगदीश सन 1987 में मां और भाइयों के साथ अमृतसर से दिल्ली आ गया था। पहले वो लुधियाना की किसी गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था, वहीं रहता भी था। 4 महीने पहले वो लुधियाना से नौकरी छोड़कर दिल्ली लौटा था और मंगोलपुरी की गारमेंट फैक्ट्री में नौकरी करने लगा था। उसकी ड्यूटी रात 8 बजे से 1 बजे तक होती थी, इसलिए वो अपनी ड्यूटी पर पगडंडी से पैदल जाता था। 4 फरवरी को जगदीश 7 बजे घर से निकला था, लेकिन रात में वो घर वापस नहीं लौटा। सुबह लोगों ने कैंप और मंगोलपुरी के बीच वाली रेलवे लाइन पर उसकी छत विच्छित लाश पड़ी देखी। लाश की बात सुनकर मृतक का 11 साल का भाई गोपी वहां पहुंचा तो उसने लाश पहचानी। हमें घटना की सूचना सुबह 9:55 पर कंट्रोल रूम से मिली थी। मौके पर हमें रसोई का टूटा हुआ एक चाकू मिला और कुछ खून सरे पत्थर से मृतक के जबड़े पर वार किया गया था और पत्थरों से सिर पर। और कोई जानकारी मिली? सुधीर यादव ने पूछा। सर, मैं कैंप से 3 चक्कर लगाकर आया हूँ। सब इंस्पेक्टर बाबूलाल और हरि सिंह को मैंने लगा रखा है। जल्द ही हम किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। ओम प्रकाश, मैं आपकी परेशानी को समझता हूँ। आपको एक तो उस इलाके की पूरी जानकारी नहीं है, ऊपर से ब्लाइंड मर्डर। लेकिन समस्या ये है कि अधिकारी दीपक मिश्रा कुछ अलग मिजाज के अधिकारी है। जवाबदेही आपकी ही नहीं, मेरी भी है। मिश्रा जी कहते हैं, आंखें और दिमाग खोलकर काम करो, राह निकल आएगी। आज कुछ नहीं कर सकते तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। उन्हें तुरंत नतीजा चाहिए। ऐसी स्थिति में बेहतर है कि आप श्यामदेव शर्मा से मदद ले। वो वरिष्ठ और योग्य अफसर है और उस इलाके के जानकार भी। मैं उनसे मिलकर फिर डिस्कस कर लेता हूँ। ओम प्रकाश एसएसपी ऑफिस से सीधे पंजाबी बाग स्थित डीएसपी के ऑफिस पहुंचे। डीएसपी शर्मा अपने ऑफिस में मौजूद थे। जगदीश के कत्ल के सिलसिले में बात शुरू हुई तो शर्मा जी बोले, कत्ल की वारदात अमूमन 3 कारणों से होती है, दुश्मनी में, पैसों के लिए या औरत के चक्कर में। जगदीश की मां कांता का कहना है कि जगदीश की किसी से दुश्मनी नहीं थी। दुश्मनी का सवाल इसलिए भी नहीं उठता क्योंकि जगदीश 4 महीने पहले ही दिल्ली आया था और आते ही काम पर लग गया था। वैसे भी अगर उसकी किसी से दुश्मनी होती तो वो आधी रात में उस सुनसान शॉर्टकट रास्ते से कभी ना जाता। एक मामूली कारीगर से ये भी उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि उसकी जेब में इतने रुपए रहे होंगे कि लूटने के लिए उसका कत्ल कर दिया गया हो। संपत्ति का मामला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि शरणार्थी कैंप में रहने वालों के पास छत के अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसी स्थिति में कत्ल की सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, औरत। मेरे विचार से अगर इस बात को ध्यान में रखकर जांच की जाए तो कोई सार्थक परिणाम सामने आ सकता है। ठीक है सर, मैं इस बारे में पता कर लेता हूँ। कुछ जानकारी मिली तो शाम को रिपोर्ट दूंगा। कहते हुए ओम प्रकाश उठने लगे तो श्यामदेव शर्मा बोले, कोई जानकारी नहीं मिली तब भी आप मुझे रिपोर्ट दे। ओम प्रकाश थाना पश्चिम विहार पहुंचे तो सब इंस्पेक्टर बाबूलाल और हरि सिंह इंतजार करते मिले। वे दोनों कुछ ही देर पहले पीरागढ़ी कैंप से लौटे थे। बाबूलाल ने बताया, कत्ल की वजह और कातिलों के बारे में तो कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है, अलबत्ता काम की कुछ बातें पता चली है। हरि सिंह ने आगे बताया, मृतक जगदीश ने सन 1989 में
शरणार्थी कैंप की ही एक लड़की बीना उर्फ चांदनी से प्रेम विवाह किया था। उन दिनों जगदीश लुधियाना में नौकरी करता था। विवाह के बाद चांदनी को भी वो अपने साथ लुधियाना ले गया था। उन दोनों की शादी पर उस समय थोड़ी बहुत प्रतिक्रिया हुई थी, लेकिन बाद में ये मामला ठंडा पड़ गया था। चांदनी लुधियाना में जगदीश के साथ काफी दिनों तक रही। इस बीच उसे एक लड़का भी हुआ जिसका नाम लकी था। बाद में स्थिति सामान्य हुई तो चांदनी दिल्ली आने जाने लगी। कभी वो जगदीश की माँ कांता के पास रहती तो कभी अपनी माँ कृष्णा के पास। चांदनी के अलावा उसकी 2 बेटियां और है। इंस्पेक्टर ओम प्रकाश एक एक बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। हरि सिंह ने आगे बताया, पता चला है कि सन 1991 के अंत में जब चांदनी कैंप में अपने मायके में रह रही थी तो उसका संपर्क राजकुमार उर्फ राजू से हुआ। राजू भी सुनार है और नाक में पहनने वाली लौंग बेचने का काम करता है। राजू से संबंध बना तो चांदनी जगदीश को भूल गई। उसने अपने बच्चे सहित राजकुमार के साथ रहना शुरू कर दिया। जब ये बात जगदीश को पता चली तो वो दिल्ली आकर चांदनी से मिला, लेकिन चांदनी ने उस पर खर्चा न देने का आरोप लगाते हुए उसके साथ रहने से साफ इनकार कर दिया। जगदीश ने चांदनी से विधिवत शादी नहीं की थी, इसलिए वो कुछ नहीं कर सका। उसे खाली हाथ लुधियाना लौटना पड़ा। उसके वापस जाने के बाद चांदनी ने राजकुमार से मंदिर में शादी कर ली। चांदनी अब कहाँ है? ओम प्रकाश के पूछने पर बाबूलाल ने बताया, यही अपनी माँ कृष्णा के साथ रह रही है, शरणार्थी कैंप में। पल भर रुककर बाबूलाल आगे बताने लगे। अगस्त 1992 में जगदीश फिर दिल्ली आया। उसने चांदनी से कहा कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती तो ना रहे, लेकिन उसका बच्चा तो उसे दे दे। तब चांदनी का मन राजकुमार से खिन्न हो गया था। वो जगदीश से बोली, मैं भी तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। चांदनी ने राजकुमार से शादी की थी, इसलिए उसे इस तरह ले जाना ठीक नहीं था। सही समाधान के लिए जगदीश ने पंचायत की मदद ली। पंचायत ने फैसला जगदीश के पक्ष में दिया। फलस्वरूप जगदीश फिर चांदनी को अपने साथ लुधियाना लेकर चला गया। उस समय चांदनी गर्भवती थी। चांदनी इस बार भी जगदीश के साथ ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकी। राजकुमार के रिश्तेदारों ने चांदनी की मां कृष्णा पर दबाव डाला तो वो चांदनी को दिल्ली ले आई। चांदनी फिर राजकुमार के साथ रहने लगी। जगदीश भी अक्टूबर 1992 में लुधियाना से नौकरी छोड़कर दिल्ली आ गया। तो बात ये थी, ऐसे ही प्रेम त्रिकोण खतरनाक अपराधों को जन्म देते हैं। ओम प्रकाश को लगा कि जगदीश का कत्ल संभवतः चांदनी के चक्कर में ही हुआ होगा। वो बाबूलाल और हरि सिंह को साथ लेकर उसी समय कैंप में पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने चांदनी से बात की। वो उन दिनों अपनी मां कृष्णा के साथ रह रही थी। पूछने पर उसने कारण बताया कि आजकल राजकुमार से उसकी पटरी नहीं बैठ रही थी। जगदीश का कत्ल उसी की वजह से तो नहीं हुआ? ये पूछने पर चांदनी ने बताया, इधर मेरा संबंध न राजकुमार से था न जगदीश से। चांदनी से कोई खास बात पता नहीं चली। इंस्पेक्टर ओम प्रकाश ने उसकी मां कृष्णा से बात की। जगदीश के कत्ल का जितना दुख चांदनी को था उतना ही कृष्णा को भी था। कृष्णा ने साफ रूप से ये बात मानी कि जगदीश के कत्ल की वजह चांदनी भी हो सकती है और नहीं भी। क्या राजकुमार ऐसा कर सकता है? ओम प्रकाश के ये पूछने पर चांदनी और कृष्णा ने एक स्वर में कहा, ऐसा लगता तो नहीं। उन दोनों के अनुसार जगदीश और राजकुमार के बीच इस मामले को लेकर कभी कोई झगड़ा भी नहीं हुआ था। चांदनी और कृष्णा से पूछताछ करने के बाद ओम प्रकाश जगदीश की मां कांता से मिले। कांता भी इस मामले में कोई खास जानकारी ना दे सकी। अलबत्ता उसने एक शाम की बात बताई कि अगस्त 1992 में जब जगदीश चांदनी को अपने साथ लुधियाना लेकर गया था तो उसके जाने के हफ्ते भर बाद चांदनी की मां कृष्णा उसके पास आई थी और उसने जगदीश का लुधियाना का पता पूछा था, लेकिन लुधियाना का पता कांता के पास नहीं था। इसलिए कांता ने कह दिया था कि उसका पता उसके पापा को मालूम है और वो जगाधरी में रहते हैं। इस पर कृष्णा ने कांता को एक पत्र देते हुए कहा, ये खत किसी भी तरह जल्दी से जल्दी जगदीश के पास पहुंचाना जरूरी है। जगदीश ना मिले तो उसके पापा के पास ये खत पहुंचा दो। कांता के अनुसार वो उस पत्र को लेकर जगाधरी गई और अपने पति शिवचरण दास को दे दिया। उन्होंने पत्र पढ़ा। उसका पत्र पढ़ा तो हकीकत का पता चला। पत्र में कृष्णा ने जगदीश को संबोधित करते हुए लिखा था कि उसकी जान को खतरा है, इसलिए वो किसी गुप्त जगह पर है और वो भी संभल कर। कांता ने आगे बताया कि उसके पति ने वो पत्र जगदीश के पास पहुंचा दिया था और वो सतर्क हो गया था, लेकिन बाद में कृष्णा स्वयं लुधियाना जाकर चांदनी को अपने साथ ले आई थी। दिल्ली आकर चांदनी फिर राजकुमार के साथ रहने लगी थी। कांता ने रोते हुए इंस्पेक्टर ओम प्रकाश से कहा, मैं अपने बच्चों को आतंकवादी के कहर से बचाने के लिए
दिल्ली लाई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ भी लोग उसकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। ओम प्रकाश ने कांता को ढाढ़स बंधाते हुए कहा, क्या राजकुमार जगदीश का कत्ल कर सकता था? चांदनी को लेकर उन दोनों के बीच मतभेद तो थे, लेकिन झगड़ा कभी नहीं हुआ। उन दोनों में बातचीत भी होती थी। ऐसी हालत में कैसे कहूँ कि वो जगदीश का कत्ल कर सकता था? चांदनी और कृष्णा ने भी पत्र की बात छुपाई थी। ओम प्रकाश को कुछ शक हुआ तो वो फिर कृष्णा के पास पहुंचे। उन्होंने कृष्णा से पत्र की बाबत पूछा तो उसने पत्र की बात तो स्वीकार कर ली, लेकिन साथ ये भी कहा कि वो पत्र उसने केवल जगदीश को डराने के लिए लिखा था, ताकि वो चांदनी को वापस भेजने में आनाकानी ना करे। इसकी वजह ये थी कि उस पर चांदनी को वापस लाने के लिए राजकुमार के रिश्तेदारों की तरफ से दबाव पड़ रहा था। वो स्वयं भी चांदनी को दिल्ली वापस लाना चाहती थी। कृष्णा की इस बात में कितनी सच्चाई थी ये अलग बात थी, लेकिन उस पत्र ने उस समय मामले को उलझा दिया था। बिना किसी शक के ना तो राजकुमार पर शक करना उचित था और ना ही हाथ डालना। ओम प्रकाश ने बाबूलाल से कहा कि अपने 2 सिपाहियों के साथ सादे कपड़े में शरणार्थी कैंप में लगा दो। उनमें से एक चांदनी और कृष्णा की गतिविधियों पर निगाह रखे और दूसरा राजकुमार की गतिविधियों पर। शाम को ओम प्रकाश ने श्यामदेव शर्मा को पूरी रिपोर्ट दी तो वो ओम प्रकाश को समझाते हुए बोले, जितनी जल्दी हो सके आप राजकुमार को उठा लो। मैं समझता हूँ कि वही कातिल निकलेगा। हो सकता है इस मामले में चांदनी और कृष्णा भी शामिल हो, लेकिन उन पर अभी हाथ डालने की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर ओम प्रकाश थाने लौट आए। जिन 2 सिपाहियों को कृष्णा और चांदनी और राजकुमार पर निगाह रखने के लिए लगाया था, उनमें से एक ने बताया कि कृष्णा और चांदनी ने राजकुमार से मिलने की कोशिश नहीं की थी और न ही राजकुमार उनके घर आया था। चांदनी और कृष्णा किसी दूसरे संदिग्ध व्यक्ति से भी नहीं मिली थी। दूसरे सिपाही ने जो जानकारी दी वो काम की थी। उसने बताया कि राजकुमार कुछ परेशान था। उसके चेहरे पर घबराहट के चिन्ह भी थे। वो शाम के समय मंगोलपुरी गया था। पता चला कि मंगोलपुरी में राजकुमार का जीजा तेजेंद्र उर्फ बिट्टू रहता है। सिपाही राजकुमार के पीछे मंगोलपुरी तक गया था। तेजेंद्र का मकान नंबर R773 है। राजकुमार उस मकान में करीब 2 घंटे रहा। जब वो वापस लौटा तो अंधेरा हो गया था। तेजेंद्र उसे छोड़ने बाहर तक आया था। साथ में 2 युवक और भी थे। ये जानकारी बड़े काम की थी। ओम प्रकाश को संदेह हुआ कि जगदीश के कत्ल में संभवतः राजकुमार का ही हाथ है। राजकुमार को रात में गिरफ्तार भी किया जा सकता था, लेकिन ओम प्रकाश ने रात में उस पर इसलिए हाथ डालना ठीक नहीं समझा क्योंकि उस स्थिति में उसके साथियों को भागने का मौका मिल सकता था। 7 जनवरी की सुबह ओम प्रकाश ने बाबूलाल और हरि सिंह को इस निर्देश के साथ शरणार्थी कैंप भेजा कि वे पहले गुप्त रूप से राजकुमार का पता लगाए कि वो घर में है या फिर नहीं, फिर उसे गिरफ्तार करे। ये इसलिए जरूरी था कि उसे इस बात का शक न हो कि पुलिस उसकी तलाश में है। सब इंस्पेक्टर बाबूलाल और हरि सिंह ने शरणार्थी कैंप जाकर राजकुमार का पता किया। वो घर में नहीं था। कहाँ गया है ये भी पता नहीं चल सका। बाबूलाल और हरि सिंह ने उसकी तलाश में मुखबिर लगा दिए तो शाम होते होते उन्हें पता लग गया कि राजकुमार अपने जीजा तेजेंद्र के घर में है। ये पता लगते ही पुलिस टीम मंगोलपुरी गए और तेजेंद्र के घर पर छापा मारा। राजकुमार वहां मौजूद था। साथ में तेजेंद्र और अन्य 2 व्यक्ति भी वहां बैठे थे। पुलिस को देखकर वे घबरा गए। बाबूलाल उन चारों को पकड़कर थाने ले आए। थाने में पूछताछ की गई। राजकुमार और तेजेंद्र के 2 शेष साथियों का नाम अशोक और सुखदेव था। सुखदेव राजकुमार के मौसा का लड़का था और अशोक चाचा का। ये सभी लोग पंजाब के रहने वाले थे और सन 1987 में दिल्ली में आकर बस गए थे। पश्चिमी बिहार पुलिस राजकुमार को पकड़ लाई थी। ये पता चलते ही एसएसपी सुधीर यादव और डीएसपी श्यामदेव शर्मा भी थाना पश्चिम बिहार जा पहुंचे। सुधीर यादव ने राजकुमार से स्वयं पूछताछ की। राजकुमार ने बताया कि ना तो जगदीश से उसकी दुश्मनी थी और ना ही उसने उसका कत्ल किया। सुधीर यादव ने राजकुमार को टस से मस न होते देखकर अशोक को अलग ले जाकर बात की। उन्होंने उससे कहा, देखो अशोक, तुम्हारी उम्र अभी 26-27 साल है। तुम जैसा युवक इस उम्र में फांसी पर चढ़े ये किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तुम अगर सब कुछ सच बता दोगे तो हम तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकाल सकते हैं। अगर हम तुम्हें सरकारी गवाह बना ले तो अदालत तुम्हारा गुनाह माफ कर देगी। अशोक बिना कुछ बोले नजरें झुकाए बैठा रहा। उसे चुप देखकर सुधीर यादव ने फिर टूका, तुम्हारी इस चुप्पी को तुम्हारी स्वीकृति समझू क्या? अशोक फिर भी चुप रहा। सुधीर यादव उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालते रहे। इसका उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उसने बता दिया कि जगदीश का कत्ल
उन चारों ने ही किया था। उसने ये भी बताया कि इस काम के लिए उन तीनों का 5,000 रुपए में सौदा हुआ था। अशोक की जुबान खुलते ही एसएसपी ने इंस्पेक्टर ओम प्रकाश को बुलाकर कहा, कातिल यही लोग हैं, अब इनसे ठीक से पूछताछ कर लो। सुधीर यादव के जाने के बाद पूछताछ का दौर शुरू हुआ तो राजकुमार, तेजेंद्र, अशोक और सुखदेव चारों लाइन पर आ गए। उन्होंने मान लिया कि जगदीश का कत्ल उन लोगों ने ही किया था। वजह चांदनी थी। दरअसल जगदीश का परिवार और चांदनी का परिवार अमृतसर के सर्राफा मोहल्ले के रहने वाले थे। एक मोहल्ले के होने के कारण एक दूसरे से परिचय होना स्वाभाविक था। चांदनी बचपन में जगदीश के साथ खेली थी। दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति लगाव भी था। अमृतसर में जगदीश के पिता शिवचरण का भी व्यवसाय जमा हुआ था और चांदनी के पिता हंसराज का भी। जगदीश के पिता की 2 पत्नियां थी। सन 1987 में अमृतसर में आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों के खून से होली खेलना शुरू किया तो इन दोनों परिवारों ने बच्चों की खैरियत के लिए अमृतसर छोड़ देना ठीक समझा। अमृतसर से और भी बहुत सारे परिवार अपना घर छोड़ छोड़कर जा रहे थे। उन्हीं लोगों के साथ इन दोनों परिवारों ने भी अपने घर और व्यवसाय को छोड़ दिया और दिल्ली आ गए। शिवचरण की दोनों पत्नियों में कम ही बनती थी, इसलिए वो अपनी दूसरी पत्नी के साथ जगाधरी जा बसे और कांता अपने तीनों बेटों जगदीश, गोपी और मंगा के साथ दिल्ली आ गई। दिल्ली प्रशासन ने पंजाब से आए शरणार्थियों के लिए पीरागढ़ी में कैंप लगा रखा था। हंसराज और कांता के परिवार को भी इसी कैंप में जगह मिल गई। बाद में जब सब परिवारों के नाम मकान अलॉट हुए तो इन दोनों परिवारों को भी छोटे छोटे मकान मिल गए। जगदीश का परिवार जब अमृतसर में रह रहा था तब भी वो लुधियाना में नौकरी करता था। परिवार के दिल्ली आने के बाद भी वो लुधियाना में ही नौकरी करता रहा। छुट्टी के दिन वो अपनी माँ और भाइयों के पास चला जाता था। हंसराज की 3 बेटियां थी, लड़का कोई नहीं। अमृतसर में उनका अच्छा कारोबार था, इसलिए उन्होंने अपनी बेटियों को कभी कोई अभाव नहीं होने दिया। इसी वजह से चांदनी बचपन से खर्चीले स्वभाव की थी और बन संवर कर रहने की आदी थी। लेकिन दिल्ली आकर परिस्थितियां एकदम बदल गई। जगदीश चांदनी की परेशानी समझता था। उसे चांदनी से लगाव तो था ही, उसका नाम चांदनी भी उसी ने रखा था। जगदीश और चांदनी दोनों ही उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके थे जहां चाहत की चाबी दिल के ताले खोलने लगती है। जगदीश नौकरी करता था, थोड़ा बहुत ही सही, पर पैसा उसके पास रहता था। उसने धीरे धीरे चांदनी की मदद करनी शुरू की। वो जब भी लुधियाना से लौटता तो चांदनी के लिए कुछ न कुछ लेकर आता था। चांदनी खुश होती। इसका परिणाम ये निकला कि चांदनी उसके करीब आती गई। कैंप के दूसरे कई लड़कों की निगाह भी चांदनी पर थी। उनमें राजकुमार भी था। ये अलग बात थी कि तब जगदीश चांदनी के अलावा किसी और को भी लिफ्ट नहीं देती थी। चांदनी और जगदीश का इश्क और मुलाकातें 1 साल तक चलती रही। उन दोनों के संबंधों की बातें दोनों परिवारों को मालूम थी। आपत्ति कभी किसी ने नहीं की। जब चांदनी और जगदीश प्यार की राह में काफी आगे बढ़ गए तो एक दिन जगदीश ने चांदनी से दिल की बात कही, मुझसे अब अकेले नहीं रहा जाता। शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तो तुम्हारी हूँ, चांदनी बोली। जब कहोगे साथ चल दूंगी। ऐसे थोड़े ही शादी करके ले जाऊंगा, जगदीश ने कहा। चांदनी उसके कंधे पर सिर रखते हुए बोली, शादी तो हजारों रुपए खर्च करके होती है। पैसा ना तुम्हारे पास है और ना मेरे पास, फिर क्या जरूरत है झमेले में पड़ने की? मेरे घर वाले ना माने तो और परेशानी बढ़ेगी। इससे बेहतर है मंदिर में चलकर कसम उठाए और एक दूसरे का हाथ थाम ले। शादी के खर्चे के जो पैसे बचेंगे उससे हम अपनी गृहस्थी बसा लेंगे, और विरोध हुआ तो उसकी परवाह किसे है? हम दोनों राजी है तो कोई क्या कर लेगा? वैसे भी हमें यहाँ रहना तो है नहीं, लुधियाना कौन जाएगा विरोध करने? नवंबर 1990 में जगदीश ने चांदनी को मंदिर में ले जाकर शादी कर ली और उससे अपने साथ लुधियाना ले आया। जगदीश ने चांदनी से शादी तो कर ली, लेकिन उसे इस बात का आभास शादी के बाद हुआ कि उसकी उतनी आय नहीं है जितनी चांदनी जैसी पत्नी के शौकों को पूरा करने के लिए होनी चाहिए। चांदनी की चाहतें बड़ी थी। यथार्थ के धरातल पर जब उसके सपनों को छोर नहीं मिला तो उसके प्यार में दरार आनी शुरू हो गई। जगदीश भी उसकी हरकतों से परेशान हो गया। इस सब के बावजूद वे दोनों निभाते रहे। 2 साल बीत गए। इस बीच चांदनी एक बच्चे की मां बन गई। बेटा होने तक चांदनी ने दिल्ली आना जाना शुरू कर दिया था। दिल्ली आती तो वो अपनी मां के पास भी रहती। नवंबर 1991 में जब चांदनी दिल्ली में अपनी मां के पास रह रही थी तो राजकुमार ने उसका हमदर्द बनकर मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया। चांदनी के घर उसका आना जाना था ही। वो चांदनी की तरह तरह से मदद करने लगा।
उसका नतीजा ये निकला कि चांदनी उसकी ओर झुकने लगी। कुछ ही दिनों में उसके और राजकुमार के बीच की सारी दीवारें ढह गई। मौका देखकर एक दिन राजकुमार ने चांदनी से कहा, जगदीश से तो अब तुम्हारी नहीं निभेगी। इस तरह कब तक माँ के सहारे पड़ी रहोगी? अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा और तुम्हारे बच्चे को भी पालूंगा। राजकुमार की बात चांदनी के मन को भा गई। वो अपने बच्चे को लेकर राजकुमार के साथ रहने लगी। जगदीश को जब इस बात का पता चला तो उसने चांदनी को अपने साथ ले जाना चाहा, पर चांदनी ने जाने से इनकार कर दिया। 8-9 महीने राजकुमार के साथ रहने के बाद चांदनी को उसकी हकीकत भी पता चल गई। पैसे के मामले में वो जगदीश से भी गया गुजरा था। हाथ तंग रहना शुरू हुआ तो चांदनी को फिर से जगदीश की याद सताने लगी। अगस्त 1992 में जगदीश पंचायत के माध्यम से चांदनी को अपने साथ लुधियाना ले गया। इससे राजकुमार ताव खा गया था। उसने निश्चय किया कि वो जगदीश को ठिकाने लगा देगा। उसने अपने बहनोई तेजेंद्र, चचेरे भाई अशोक और मौसेरे भाई सुखदेव से कहा कि वे लोग जगदीश को ठिकाने लगा दे तो वे उन्हें 3000 रुपए देगा। तेजेंद्र, अशोक और सुखदेव इस काम को करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इस बात की भनक किसी तरह चांदनी की माँ कृष्णा को मिल गई। कृष्णा ने जगदीश की माँ कांता के माध्यम से पत्र भेजकर जगदीश को सतर्क कर दिया था। जब तेजेंद्र, सुखदेव और अशोक जगदीश की हत्या करने लुधियाना गए तो वो उन्हें पुराने पते पर नहीं मिला। फलस्वरूप वे लोग खाली हाथ लौट आए। तब राजकुमार ने अपने कुछ रिश्तेदारों से कृष्णा पर दबाव डलवाया कि वो चांदनी को वापस लाए और राजकुमार को सौंप दे, क्योंकि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। दबाव में आकर कृष्णा लुधियाना गई और चांदनी को वापस ले आई। इस तरह चांदनी फिर राजकुमार के साथ रहने लगी। दिल्ली आकर उसने दूसरे बच्चे वीनस को जन्म दिया। जगदीश चांदनी के मामले को लेकर बहुत परेशान था। जब लुधियाना में उसका मन ना लगा तो अक्टूबर 1992 में वहां से नौकरी छोड़कर वो दिल्ली आ गया। अभी जगदीश को दिल्ली आए हुए 2 महीने ही हुए थे कि राजकुमार और चांदनी के बीच फिर मतभेद बढ़ने लगे। वो राजकुमार का साथ छोड़कर फिर अपनी माँ के साथ रहने लगी। इससे जगदीश को लगा कि थोड़ा प्रयास किया जाए तो चांदनी वापस आ सकती है। यही सोचकर उसने चांदनी के आगे पीछे चक्कर लगाने शुरू कर दिए। जल्द ही चांदनी उससे न केवल बातें करने लगी बल्कि उन दोनों के बीच पति पत्नी के संबंध भी पुनः स्थापित हो गए। जब ये बात राजकुमार को पता चली तो वो बौखला गया। उसे लगा कि चांदनी फिर उसके हाथ से निकल जाएगी। उसने निश्चय किया कि वो राह के उस कांटे को इस बार हमेशा हमेशा के लिए निकाल देगा। राजकुमार ने तेजेंद्र, अशोक और सुखदेव से फिर बात की और इस बार उन्हें 5000 रुपए देने का लालच दिया था। वे लोग राजकुमार का साथ देने को तैयार हो गए। 4 फरवरी 1993 की शाम को चारों लोग राजकुमार के घर में इकट्ठा हुए। जब जगदीश के मंगलपुरी जाने का समय हो गया तो वे चारों घर से निकलकर रेलवे लाइन की ओर बढ़ गए। जाते समय अशोक ने राजकुमार के घर से चाकू उठा लिया था। लगभग 7:15 बजे जब जगदीश रेलवे लाइन के पास पहुंचा तो राजकुमार, तेजेंद्र, सुखदेव, अशोक ने उसे पकड़ लिया और उसका मुंह बंद करके सुनसान जगह पर ले गए। उन्होंने नायलॉन की रस्सी से पहले उसके हाथ पैर बांधे, फिर अशोक ने चाकू से उस पर वार किया, लेकिन जगदीश के झुक जाने की वजह से चाकू जबड़े पर लगा और उसका फल जबड़े में फंसकर टूट गया। उस समय इन लोगों ने जगदीश को पकड़ा नहीं था। चाकू का वार खाकर वो भागा, लेकिन ठोकर लगने की वजह से गिर पड़ा। राजकुमार, तेजेंद्र, अशोक और सुखदेव पीछे ही थे। जगदीश गिरा तो हाथ बंधे होने की वजह से उठ न सका। राजकुमार ने वहां पड़ा बड़ा पत्थर उठाकर उसके सिर पर दे मारा। तेजेंद्र, सुखदेव और अशोक भी उस पर पत्थरों से वार करने लगे। फलस्वरूप कुछ ही देर में उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। पुलिस ने विस्तार से पूछताछ करने के बाद चारों आरोपियों की निशानदेही पर खून से सने कपड़े बरामद कर लिए। बाद में उन्हें 8 फरवरी को 30 हजारी कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। जगदीश का कत्ल चांदनी की वजह से हुआ था, पर इस मामले में चांदनी को कहीं दोषी नहीं पाया गया। जगदीश की हत्या से चांदनी ही सबसे ज्यादा प्रभावित भी हुई थी। उसके साथ साथ दोनों बच्चों का भविष्य भी अंधकारमय हो गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।